नमस्कार। हिंदी साहित्य वार्ता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की प्रसिद्ध कहानी गैंग्रीन। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गैंग्रीन कहानी के मुख्य तथ्यों को पढ़ें। इससे पहले आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि अज्ञेय ने किन किन विधाओं में अपनी लेखनी चलाई, क्योंकि अज्ञेय हिंदी साहित्य के समृद्ध लेखकों में से एक माने जाते हैं जिन्होंने लगभग लगभग सभी विधाओं में लिखा, चाहे वो कहानी हो, उपन्यास हो, निबंध हो, आलोचना हो, डायरी शैली भी रही है। हर एक जगह इन्होंने लिखा और इसके साथ साथ इनके यात्रा वृत्तांत भी जो है बहुत फेमस रहे हैं। तो आप एक बार अज्ञेय की समस्त रचनाओं के बारे में ज़रूर पढ़ें, खासकर इनके जो काव्य संग्रह हैं उनको भी ज़रूर पढ़ें, क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। और ख़ासकर जो क्रम वाइज प्रश्न आपने देखे होंगे, वहाँ पर इनकी रचनाओं को जो है वो भी क्रमानुसार रखने के लिए पूछा जाता है, तो इसलिए उसको भी एक बार ज़रूर देखना है आपको। यहाँ पर ये सारी बातें हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा अभी का जो सेशन है वो सिर्फ और सिर्फ एक कहानी को लेकर के है, इसलिए इस कहानी के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण तथ्य आए हैं उन्हीं को हम देखेंगे। बाकी चीज़ें जो हैं वो आप साथ साथ में पढ़ते रहें। हिंदी साहित्य के इतिहास वाला जो पोर्शन है वहाँ पर आधुनिक जो साहित्य हैं या काव्य हैं वहाँ पर आप इसके बारे में ज़रूर पढ़ें, और इसके अलावा इसकी अन्य विधाओं की जो प्रमुख रचनाएं रही हैं उनको भी ज़रूर पढ़ना है। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उन चीज़ों को भी आप ज़रूर देखें कि कौन कौन सी ऐसी कृतियाँ हैं जिस पर इन्हें ये दोनों पुरस्कार जो हैं वो मिले हैं। अब हम बात करते हैं इस कहानी में आए प्रमुख तथ्यों की, या कहानी के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ है, तो ये प्रकाशन वर्ष 1937 में हुआ था। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रख लेनी है कि ये कहानी 1921 में इन्होंने डलहौजी में जेल में रहकर जो है वो लिखी थी। 31 में, सॉरी। प्रकाशन वर्ष 1937। विपथगा इनका एक कहानी संग्रह रहा है जिसमें ये कहानी संकलित रही, और पहले संस्करण में रोज नाम से और पांचवें संस्करण में गैंग्रीन नाम से ये प्रकाशित हुई है। तो देखिए, अगर इसका नाम गैंग्रीन है या रोज है तो दोनों ही आपको ठीक करने हैं। विपथगा में शामिल जो कहानियां हैं वो लगभग 12 कहानियां हैं जो यहाँ पर लिखी हैं। देखिए, विपथगा, पगोड़ा वृक्ष, हरसिंगार, हरिति और रोज, अकलंक, और उसके बाद दुख और तितलियां हैं, फिर मिलन, एकाकी तारा, अमरवल्लरी, कड़ियाँ और शत्रु इत्यादि। कई बार इस प्रकार का प्रश्न पूछ लेता है कि कौन सी कहानी जो है इस कहानी संग्रह में शामिल है या नहीं है। अगर हम बात करें शैली की, तो ये आत्मपरक शैली यानी कि मैं शैली में इसको लिखा गया है, और संवादात्मक ये शैली इसमें अपनाई गई है। नई कहानी की पूर्व पीठिका भी इस कहानी को कहा जाता है, इसलिए इस बात को भी आप बिल्कुल अच्छे से याद रखें। मध्यवर्गीय जीवन की एक रस्ता को उसके समग्र रूप में चित्रित करने वाली ये चरित्र प्रधान कहानी है। तो यहाँ पर एक बात और आपने ध्यान रख लेना है कि अज्ञेय जो थे वो थे प्रयोगवादी, और प्रयोगवाद के ऊपर जो है वो जो एक वाद रहा है जो पश्चिम में बहुत फेमस रहा, अस्तित्ववाद, उसका प्रभाव इसके ऊपर ज़्यादा रहा है। तो यही बातें यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी ये जो रोज़ कहानी है इसमें भी हमें इसका जो अंश है वो दिखाई देता है। मनोविश्लेषणवाद भी इनके साहित्य में हमें देखने को मिलता है, और कहीं ना कहीं जो प्रयोगवादी कविताओं की, प्रयोगवादी कहानियों की, मनोविश्लेषणवादी, अस्तित्ववादी जो प्रवृत्तियां हैं वो सभी प्रवृत्तियां हमें इस कहानी में जो है वो आगे देखने को मिलती हैं। इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि इसमें मध्यवर्गीय जीवन की जो एक रास्ता है उसको समग्र रूप में चित्रित करने का प्रयास किया गया है, और यहाँ पर चरित्रों को भी उभारने की कोशिश की गई है, इसलिए इसे हम एक चरित्र प्रधान कहानी के रूप में भी देखते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन बातों को आपने बिल्कुल अच्छे से याद रखना है इस कहानी के संदर्भ में। हो सके तो प्रश्न जिस प्रकार के बनते हैं उनको भी एक बार आप जरूर देखें कि कैसे प्रश्न पहले यहाँ से पूछे गए हैं। आगे लिखा गया है कि नारी जीवन की विवशता को चित्रित करने वाली यह कहानी है जिसमें नारी जीवन में विवाह के बाद आने वाले जो दायित्व हैं उनसे उत्पन्न जो निरस्ता है, यांत्रिकता है, घुटन है, उनका चित्रण किया गया है। संयुक्त परिवार के विघटन व एकल परिवार में व्याप्त एकाकीपन का चित्रण भी कहानी में दर्शाया गया है। जीवन की एक रस्ता को पूरे परिवेश, फ्लैशबैक, बिंब और प्रतीकों के माध्यम से चित्रित करने का प्रयास किया गया है, और एकल परिवार में बच्चों की जो स्थिति है उसको भी स्पष्ट किया गया है। कहानी का प्रारंभ दोपहर में घर के सूने आंगन में मंडराते बोझिल वातावरण से होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको कि प्रत्येक कहानी के जो शुरुआत है या अंत है उसके बारे में ज़रूर पढ़ें, क्योंकि पुराने पेपर में पूछा गया है कई बार कि किस कहानी की शुरुआत जो है वो किस तरीके से हुई है। ठीक है, तो इसलिए उन चीज़ों पर भी गौर करना जरूरी है। मालती की उदासीनता, उत्साहहीनता, झुंझलाहट और सहसा एक आकस्मिक मौन एक रास्ता का प्रतीक इसमें बताया गया है। गैंग्रीन कभी न खत्म होने वाली मध्यवर्गीय एक रास्ता का ही प्रतीक है, और कहानी का जो केंद्रीय वाक्य है, ऐसा तो रोज ही
होता है और इसी के चलते इस कहानी का शीर्षक भी रोज ही माना गया। किसी भी प्रकार के नएपन से रहित जीवन में व्यक्ति और व्यक्तियों के संबंधों में बिखराव के चित्रण की कहानी भी रोज कहानी को माना गया है कि अगर हमारे जीवन में किसी भी प्रकार के कोई बदलाव नहीं आ रहा है, कोई नयापन नहीं हो रहा है, मतलब रोज ही एक प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं हम आगे की ओर नहीं बढ़ रहे हैं और हमारे व्यक्तित्व में एक पंगुपन जो है वो जरूर आएगा, एक जो यांत्रिकता है, जो कुंठा है, जो निराशा है, वो जरूर आएगी, जो कि यहाँ पर हमें मालती के चरित्र में देखने को मिलती है कि रोज ही उसको घर की वही चीजें, वही कार्य जो है वो करने पड़ते हैं और साथ में उसके जीवन में हमें किसी भी प्रकार का जो नयापन है वो दिखाई नहीं दे रहा है। कहानी का मूल उद्देश्य जीवन की एक रस्ता को संरचनात्मक स्तर पर चित्रित करना ही बताया गया है, तो इन बातों को भी आप जरूर ध्यान रखें। तो ये थे मुख्य तथ्य इस कहानी के संदर्भ में कि क्या क्या बातें हैं, कहाँ पर कहानी रही, कब ये लिखी गई थी और सर्वप्रथम कहाँ पर लिखी गई, किस शीर्षक से लिखी गई, है ना। इन सब बातों पर जरूर आपने गौर करना है। इसके बाद आगे देखते हैं हम इसके पात्र योजना की। पात्र बहुत जरूरी है क्योंकि प्रत्येक कहानी तभी आगे चल पड़ती है जब हमारे पास पात्र होंगे। अगर पात्र ही नहीं होंगे तो कहानी की कल्पना करना दुष्कर है। ठीक है, तो इस कहानी में भी पात्रों की संख्या उतनी ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर मालती है, महेश्वर है और जो लेखक हैं, जो मैं है इसमें स्वयं, और टीटी। ठीक है, यही पात्र इस कहानी में आए हैं। मालती जो नायिका है, विवाहित मध्यवर्गीय स्त्री और एक बच्चे की माँ भी है। विवाह से पहले काफ़ी स्वच्छंद रही, चंचल थी और जो विवाह उपरांत यानी कि विवाह के पश्चात अत्यंत गंभीर हो जाती है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखें। ये पुराने पेपर में पूछा गया है कि विवाह से पहले जो है वो इसका व्यक्तित्व किस प्रकार का था। फिर महेश्वर है जो मालती का पति है, पहाड़ी गांव की डिस्पेंसरी का डॉक्टर है। लेखक आता है इसमें जो मालती के दूर के रिश्ते के भाई होते हैं, परंतु दोनों में मित्रता का संबंध बताया गया है। फिर टीटी है, मालती और महेश्वर का बेटा। तो ये इसके जो मुख्य पात्र हैं, इन्हीं पात्रों के इर्द गिर्द ही हमारी संपूर्ण कहानी जो है वो घूमती है। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं कहानी की समीक्षा की तरफ। कहानी की शुरुआत मालती के घर उसके रिश्ते के भाई के आने से होती है, लेकिन यहाँ पर ध्यान ये रखना है आप लोगों को कि ये जो भाई है ये लेखक ही हैं और इनमें भाई से ज़्यादा मित्रता का संबंध जो है इन दोनों में दिखाया गया है। मालती का भाई जब उसके घर आता है तो घर का सूनापन देखकर उसे लगता है कि मानो घर पर किसी शाप की छाया मंडरा रही है, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि दोनों में मित्रता का संबंध है और काफ़ी टाइम के बाद, काफ़ी अरसे के बाद ये उस अपनी बहन और दोस्त के घर मिलने आया है, लेकिन उसमें उत्सुकता उसके प्रति ज़रा भी दिखाई नहीं देती है। क्यों? क्योंकि वो अपने उस रोज़ की एक एक्टिविटीज़ से आप कहें कि या रोज़ के उसी परिवेश से जो है तंग आकर जो है वो अपने आप में उसने जीना सीख लिया है। ठीक है, इसलिए जो है उसमें एक रास्ता ही है और कुछ चीज़ें है ही नहीं, उत्साह के लिए उसमें अब जगह नहीं थी। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये कह रहा है कि उसे, लेखक को ऐसा लग रहा है मानो कि उसके घर के ऊपर किसी शाप की छाया जो है वो मंडरा गई है। उसे घर के वातावरण में बोझिलता का एहसास होता है, जो कि स्वाभाविक सी बात है। अगर हम भी किसी के घर जाएंगे, अगर हम हमारे साथ अतिथि के साथ अतिथि की तरह व्यवहार ना हो तो हमें भी थोड़ा सा अजीब या असहज भाव की झलक जो है वो मिलेगी। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है, इसीलिए उसे लगा कि घर के वातावरण में बोझिलता हो गई है। मालती के व्यवहार में आए बदलाव से लेखक हैरान हो उठता है और मालती अपने बच्चे के साथ और भाई के साथ, बच्चे के साथ भाई यानी कि लेखक के पास बैठी है। दोनों चुप बैठे रहते हैं, उनमें मतलब की ही बात हो रही है, सिंपल सी हाँ ना में ही बात हो रही है, इससे ज़्यादा और कुछ खास बातचीत नहीं हो रही है। अमूमन अगर हम शादी से पहले देखते उन दोनों की मित्रता, जो कि कहानी के माध्यम से आपको पता चलता है कि वो बात बात पर जो है वो नाराज़ होना उसका हर चीज़ के लिए, मतलब एक स्वाभाविक सा जो स्वभाव होता है दोस्तों में के बीच का, वो रहता था, लेकिन यहाँ पर ये देखने को नहीं मिलता। इसलिए ये कह रहे हैं कि मालती अपने बच्चे के साथ और जो उसके लेखक हैं, जो भाई भी हैं साथ में, उसके साथ बैठी है, लेकिन दोनों ही चुप बैठे रहते हैं। अतिथि से हुए उसके संवादों में भी एक उत्साहहीनता और ठंडापन है। उसका व्यवहार उसकी द्वंद्वग्रस्त मनोदशा का सूचक है। तो यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है लेखक के द्वारा कि जो उसका जो रवैया है, उसके अंदर की जो द्वंद्व की स्थिति है उसको चित्रित कर रहा है। यहाँ पर मालती की अंतर्द्वंद्वग्रस्त मानसिक स्थिति, शारीरिक जड़ता और थकान का चित्रण करते हुए लेखक का ध्यान मानो बाह्य दृश्यों की बजाय अंतर्दृश्य पर ज्यादा रहा है। तो यहाँ पर वो बाहर जो भी चीज़ें घट रही हैं उनकी ओर ज़्यादा ध्यान न देते हुए वो सिर्फ ये सोचने का प्रयास कर रहा है कि मालती के बिहेव में जो चेंजेस आए हैं वो किस वजह से आए हैं। क्यों जो है वो जो हमेशा एक चंचल स्वभाव की लड़की, हमेशा खिलखिलाने वाली लड़की जो है, शादी करने के उपरांत उसके साथ ऐसा क्या हो गया कि उसने अपनी सारी जो पूर्व की चंचलता थी, जो उसका एक ताजगी
होती रहती थी उसमें, वो कहीं खो सी गई है। इसलिए वो कह रहा है कि वो उसके अंतर्मन को, उसके कुल बुलाते दिल को जो है टटोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर उसे ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। अंतर्दृश्यों को मतलब चित्रित करने का अभिप्राय यहाँ पर यही है कि वो उसके अंदर, यानी कि उसके दिल में जो हलचल चल रही है, अंदर क्या हो रहा है, उसको जानने की कोशिश कर रहा है कि क्यों इसके बिहेव में इतनी तब्दीली जो है वो आई है। मालती पति के खाने के बाद दोपहर के 3 बजे और रात को 10 बजे ही भोजन करेगी, यह रोज का क्रम इसमें बताया गया है। बच्चे का रोना, मालती का देर से भोजन करना, पानी का नियमित रूप से वक्त पर न आना, पति का सवेरे डिस्पेंसरी जाकर दोपहर को लौटना और शाम को फिर डिस्पेंसरी में रोगियों को देखना, ये सब कुछ मालती के जीवन में रोज एक जैसा ही है। और यहीं से हमें पता चलता है कि ये क्या है, उसके जीवन में एक रास्ता ही आ गई है। ठीक है, वो उसमें नयापन नहीं है, उसमें प्रगतिशीलता या गतिशीलता जिसको हम कह सकते हैं कि वो नहीं है। घंटा खड़कने पर समय की गिनती करना मालती के नीरस जीवन की सूचना देती है, क्योंकि वो रोज जो है वो जो घड़ी है उसके घंटे की आवाज़ जो है सुनती रहती है और उसी के आधार पर ही वो चलती रहती है। मालती के भाई की आंख खुलती है तो वह 4 बजे के घंटे की आवाज़ सुनता है और देखता है कि मालती थके स्वर में कह रही है 4 बज गए। लेखक सोचता है कि शायद इस प्रकार अनिच्छा से समय गिन गिन कर ही मालती का जीवन बीतता है। महेश्वर घर आते हैं, वे बताते हैं कि गैंग्रीन के मरीजों की वजह से वे लेट हो गए। मालती कहती है मैं तो रोज ही ऐसी बातें सुनती हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हर एक घटना को लेकर के वो अपनी एक ही प्रतिक्रिया देती है कि ये तो रोज ही होता है, मैं तो रोज ही सुनती हूँ, बच्चा रोज गिर रहा है, ठीक है, रोज घंटा बज रहा है, रोज उसके खाने का क्रम वही है, पहले उसका पति खाएगा, बाद में वो खाएगी, है ना। खाना खाकर मालती के भाई और महेश्वर सोने चले जाते हैं। मालती किन्हीं विचारों में डूबकर खाना खाती है। लेखक मालती से कहता है कि 11 बजने वाले हैं, तुम अभी काम से फ्री नहीं हुई। मालती मन ही मन सोचती है इतना तो रोज ही बज जाता है। तो यहाँ पर वो फिर लास्ट में एक बार फिर से बोल रही है अपने ही मन ही मन में कि ऐसा तो रोज ही होता है। इसी बीच टीटी पलंग से नीचे गिर जाता है, परंतु मालती कहती है कि यह तो रोज ही गिर पड़ता है, चोटें लगती रहती हैं। ये सुनकर लेखक के मन में विद्रोह पनपता है। वह सोचता है मालती के हृदय को हो क्या गया है, एक माँ अपने बच्चे के गिरने पर यह कैसे कह सकती है। सभी सो जाते हैं। 11 बजे का घंटा बजता है। मालती मुंह खो जाने वाली आवाज में कहती है 11 बज गए। मालती का घंटे गिनना उसके जीवन की निराशा और करुण स्थिति को प्रकट करता है। तो ये इस कहानी की छोटी सी समीक्षा थी जिसको मैंने यहाँ पर आपके बीच में रखने का प्रयास किया है। आई होप कि यहाँ से आपको मूल मर्म जो है इस कहानी का समझ में आ गया होगा। तो मध्यवर्गीय परिवार की जो स्त्रियां हैं उनकी मनोदशा को चित्रित करने का और जीवन की एक रास्ता को चित्रित करने का प्रयास यहाँ पर किया गया है लेखक के द्वारा। अब इस कहानी के संदर्भ में जो लेखक रहे हैं या विद्वान रहे हैं उन्होंने क्या कहा है यहाँ पर देख लेते हैं। पहले नामवर सिंह का एक कथन है, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन, जो ये कह रहे हैं कि अज्ञेय ने निश्चय ही युद्ध के मोर्चे से लौटकर साहित्यिक सक्रियता का परिचय दिया। प्रतीक के संपादन के साथ उन्होंने कविता और उपन्यास की तरह कहानी रचना की दिशा में भी उत्साह से कदम बढ़ाया, और वह भी युद्धोत्तरकालीन विविध सामाजिक अनुषंगों का आभास देते हुए। तो एक तो हो गई ये वाली पंक्ति, इसको आप याद रखें, जो कि नामवर सिंह कह रहे हैं कि भाई इन्होंने कविता और उपन्यास की तरह ही कहानी रचना की दिशा में भी जो है एक उत्साह के साथ वो आगे बढ़े, और वो भी कब, युद्धोत्तरकालीन विविध जो सामाजिक अनुषंग हैं उन, मतलब समाज की एक ऐसी चीज के ऊपर जहां पर आप देखते हैं कि आधुनिक काल में तो भले ही इसके ऊपर लिखा गया, लेकिन सर्वप्रथम प्रयास जो है वो अगे ने ही इस प्रकार के लेखन की ओर किया कि मनुष्य की जो अंतर्दशा है, आंतरिक जो मनस्थिति है, उसको भी चित्रित किया जाना चाहिए, जो कि मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद के अंतर्गत आता है, जो कि मैंने पहले बता दिया था। तो इस तरीके का प्रयास जो है वो कौन कहता है कि नामवर सिंह कह रहे हैं कि अज्ञेय ने किया, जो कि पहले उनकी कहानी और उपन्यासों में ही देखने को, उपन्यासों और कविताओं में देखने को मिलता था, अब वो कहानी की ओर जो है वो प्रवृत्त हुए थे। तो ये कथन नामवर सिंह ने कहा। उसके बाद गोपाल राय कहते हैं, जो कि महत्वपूर्ण कथन हो सकता है इसलिए इसको याद रखें। ये कहते हैं कि रोज निम्न मध्यवर्गीय जीवन की दहला देने वाली तस्वीर है। दाम्पत्य जीवन के नीरस बुझे सारहीन जीवन को अंकित करने में अज्ञेय को अद्भुत सफलता मिली है। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप बिल्कुल अच्छे से याद रखें। तो ये तो हो गया यहाँ पर इस कहानी के संदर्भ में लेखकों के मत और कहानी की समीक्षा, कहानी के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं इनको आप लोगों ने देख लिया। अब हम इसके मूल पाठ की तरफ जो है चलते हैं। चलिए तो इसको देखते हैं। गैंग्रीन, जिसे रोज के नाम से भी जाना जाता है, यहां पर लिखा है, देखिए, डलहौजी मई 1934।
तो आई थिंक ये 1934 की जगह 1931 होना चाहिए, लेकिन आप एक बार इसको फिर से देख लें। दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते हुए मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाप की छाया मंडरा रही हो। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य, अस्पृश्य, किंतु फिर भी बोझल और प्रकंप्य और घना सा फैल रहा था। मेरी आहट सुनते ही मालती बाहर निकली। मुझे देखकर, पहचान कर उसकी मुरझाई हुई मुख मुद्रा तनिक से मीठे विस्मय से जागी सी और फिर पूर्ववत हो गई। उसने कहा, आ जाओ, और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए भीतर की ओर चली। मैं भी उसके पीछे ही हो लिया। भीतर पहुंचकर मैंने पूछा, वे यहाँ नहीं है? अभी आए नहीं, दफ्तर में हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे, कोई 1:30-2 बजे आया करते हैं। कब के गए हैं? सवेरे उठते ही चले जाते हैं। मैं हूँ कहकर पीछे पूछने को हुआ, और तुम इतनी देर क्या करती हो? फिर सोचा, आते ही एकाएक प्रश्न ठीक नहीं है। मैं कमरे के चारों ओर देखने लगा। मालती एक पंखा उठा लाई और मुझे हवा करने लगी। मैंने आपत्ति करते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं चाहिए, पर वह नहीं मानी। बोली, वह चाहिए कैसे नहीं, इतनी धूप में तो आए हों यहाँ तो। मैंने कहा, अच्छा लाओ, मुझे दे दो। वह शायद ना करने वाली थी, पर तभी दूसरे कमरे से शिशु के रोने की आवाज़ सुनकर उसने चुपचाप पंखा दे दिया और घुटनों पर हाथ टेक कर एक थकी हुई हूँ करके उठी और भीतर चली गई। मैं उसके जाते हुए दुबले शरीर को देखकर सोचता रहा, ये क्या है? ये कैसी छाया सी इस घर पर छाई हुई है? मालती मेरी दूर की रिश्ते की बहन है, किंतु उसे सखी कहना ही उचित है, क्योंकि हमारा परस्पर संबंध सख्य का ही रहा है। हम बचपन से इकट्ठे खेले हैं, इकट्ठे लड़े और पीटे हैं। हमारी पढ़ाई भी बहुत सी इकट्ठी ही हुई थी, और हमारे व्यवहार में सदा सख्य की स्वेच्छा और स्वच्छंदता रही है। वह कभी भ्रातृत्व के या बड़े छोटेपन के बंधनों में नहीं गिरा। मैं आज कोई 4 वर्ष बाद उसे देखने आया हूँ। जब मैंने उसे इससे पूर्व देखा था तब वह लड़की ही थी। अब वह विवाहिता है, एक बच्चे की माँ भी है। इससे कोई परिवर्तन उसमें आया होगा, और यदि आया होगा तो क्या, यह मैंने अभी तक सोचा नहीं था। किंतु अब उसकी पीठ की ओर देखता हुआ मैं सोच रहा था, ये कैसी छाया इस घर पर छाई हुई है, और विशेषतः मालती पर। मालती बच्चे को लेकर लौट आई और फिर मुझसे कुछ दूर नीचे बिछी हुई दरी पर बैठ गई। मैंने अपनी कुर्सी घुमाकर उसकी ओर उन्मुख होकर पूछा, इसका नाम क्या है? मालती ने बच्चे की ओर देखते हुए उत्तर दिया, नाम तो कोई निश्चित नहीं किया है, वैसे टीटी कहते हैं। मैंने उसे बुलाया, टीटी, टीटी आजा, पर वह बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ओर देखता हुआ अपनी माँ से चिपट गया और रुआंसा सा होकर कहने लगा, हूँ। मालती ने फिर उसकी ओर एक नज़र देखा और फिर बाहर आंगन की ओर देखने लगी। काफी देर मौन रहा। थोड़ी देर तक वो मौन आकस्मिक ही था, जिसमें मैं प्रतीक्षा में था कि मालती कुछ पूछे, किंतु उसके बाद एकाएक मुझे ध्यान हुआ, मालती ने कोई बात ही नहीं की। यह भी नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ, कैसे आया हूँ। चुप बैठी है। क्या विवाह के 2 वर्ष में ही वह बीते दिन भूल गई, या अब मुझे दूर इस विशेष अंतर पर रखना चाहती है, क्योंकि वह निर्बाध स्वच्छंदता अब तो नहीं हो सकती, पर फिर भी ऐसा मौन जैसा अजनबी से भी नहीं होना चाहिए। मैंने कुछ खिंसा होकर दूसरी ओर देखते हुए कहा, जान पड़ता है तुम्हें मेरे आने से विशेष प्रसन्नता नहीं हुई? उसने एकाएक चौंक कर कहा, हूँ। यह हूँ प्रश्न सूचक था, किंतु इसलिए नहीं कि मालती ने मेरी बातें सुनी नहीं थी, केवल विस्मय के कारण। इसलिए मैंने अपनी बात दोहराई नहीं, चुप बैठा रहा। मालती कुछ बोली ही नहीं। तब थोड़ी देर बाद मैंने उसकी ओर देखा। वह एकटक मेरी ओर देख रही थी, किंतु मेरे उधर उन्मुख होते ही उसने आंखें नीची कर ली। फिर भी मैंने देखा, उन आंखों में कुछ विचित्र स्वभाव था, मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो, किसी बीती हुई बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगाकर गतिमान करने की, किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनर्जीवित करने की, और चेष्टा में सफल न हो रहा हो। वैसे जैसे देर से प्रयोग में न लाए हुए अंग को व्यक्ति एकाएक उठाने लगे और पाए कि वह उठता ही नहीं, चिर विस्मृति में मानो मर गया। उतने क्षीण बल से, यद्यपि वह सारा प्राप्य बल है, उठ नहीं सकता। मुझे ऐसा जान पड़ा मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का तोक डाल दिया गया है, वह उसे उतार कर फेंकना चाहे पर उतार न पाए। तभी किसी ने किवाड़ खटखटाए। मैंने मालती की ओर देखा, पर वह हिली नहीं। जब किवाड़ दूसरी बार खटखटाए गए, तब वह शिशु को अलग करके उठी और किवाड़ खोलने गई। वे यानी मालती के पति आए। मैंने उन्हें पहली बार देखा था, यद्यपि फोटो से उन्हें पहचानता था। परिचय हुआ। मालती खाना तैयार करने आंगन में चली गई और हम दोनों भीतर बैठकर बातचीत करने लगे, उनकी नौकरी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उस स्थान के बारे में और ऐसे अन्य विषयों के बारे में जो पहले परिचय पर ही उठा करते हैं, एक तरह का स्वरक्षात्मक कवच बनकर। मालती के पति का नाम है महेश्वर। वह एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर हैं। उसी हैसियत से इन क्वार्टरों में रहते हैं। प्रातःकाल 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं और 1:30 या 2 बजे लौटते हैं। उसके बाद दोपहर भर छुट्टी रहती है। केवल शाम को 1-2 घंटे फिर चक्कर लगाने के लिए जाते हैं। डिस्पेंसरी के साथ के छोटे से अस्पताल में पड़े हुए रोगियों को देखने और अन्य जरूरी हिदायतें करने उनका जीवन भी बिल्कुल एक निर्दिष्ट ढर्रे पर चलता है। नित्य वही काम, उसी प्रकार के मरीज, वही हिदायतें, वही नुस्खे, वही दवाइयाँ। वह स्वयं उकताए हुए हैं और इसलिए और साथ ही इस भयंकर गर्मी के कारण वह अपने फुर्सत के समय में भी सुस्त ही रहते हैं।
मालती हम दोनों के लिए खाना ले आई। मैंने पूछा तुम नहीं खाओगी या खा चुकी? महेश्वर बोले कुछ हंसकर, वो पीछे खाया करती हैं। पति 2:30 बजे खाना खाने आते हैं, इसलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी ही बैठी रहेगी। महेश्वर खाना आरंभ करते हुए मेरी ओर देखकर बोले, आपको तो खाने का मजा क्या ही आएगा, ऐसे बेवक्त खा रही हैं। मैंने उत्तर दिया, वाह, देर से खाने पर तो और अच्छा लगता है। भूख बढ़ी हुई होती है, पर शायद मालती बहन को कष्ट होगा। मालती टोकर बोली, मेरे लिए तो यह नई बात नहीं है, रोज ही ऐसा होता है। मालती बच्चे को गोद में लिए हुए थी। बच्चा रो रहा था, पर उसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। मैंने कहा, यह रोता क्यों है? मालती बोली, हो ही गया है चिड़चिड़ा सा, हमेशा ही ऐसा रहता है। फिर बच्चे को डांट कर कहा, चुप कर, जिससे वह और भी रोने लगा। मालती ने भूमि पर बिठा दिया और बोली, अच्छा ले रो ले, और रोटी लेने आंगन की ओर चली गई। जब हमने भोजन समाप्त किया तब 3 बजने वाले थे। महेश्वर ने बताया कि उन्हें आज जल्दी अस्पताल जाना है। यहाँ 1-2 चिंताजनक केस आए हुए हैं जिनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। 2 की शायद टांग काटनी पड़े, गैंग्रीन हो गया है। और थोड़ी देर में वह चले गए। मालती की वाड़ बंद कराई और मेरे पास बैठने ही लगी थी कि मैंने कहा, अब खाना तो खा लो, मैं उतनी देर टीटी से खेलता हूँ। वह बोली, खा लूंगी, मेरे खाने की कौन बात है, किंतु चली गई। मैं टीटी को हाथ में लेकर झुलाने लगा, जिससे वह कुछ देर के लिए शांत हो गया। दूर शायद अस्पताल में ही 3 खड़के। एकाएक मैं चौंका। मैंने सुना मालती वहां आंगन में बैठी अपने आप ही एक लंबी सी थकी हुई सांस के साथ कह रही है, 3 बज गए, मानो बड़ी तपस्या के बाद कोई कार्य संपन्न हो गया हो। थोड़ी ही देर में मालती फिर आई। मैंने पूछा, तुम्हारे लिए कुछ बचा भी था? सब कुछ तो बहुत था। हाँ बहुत था, भाजी तो सारी मैं ही खा गया था। वहां बचा कुछ होगा या नहीं? यों ही रौब तो न जमाओ कि बहुत था, मैंने हंसकर कहा। मालती मानो किसी और विषय की बात कहती हुई बोली, यहाँ सब्जी वब्जी तो कुछ होती ही नहीं, कोई आता जाता है तो नीचे से मंगा लेते हैं। मुझे आए हुए 15 दिन हुए हैं। जो सब्जी साग लाए थे अब वही अभी बढ़ती जा रही है। मैंने पूछा, नौकर कोई नहीं है? कोई ठीक मिला नहीं, शायद 1-2 दिन में हो जाए। बर्तन भी तुम ही मांजती हो, और कौन? कहकर मालती क्षण भर आंगन में जाकर लौट आई। मैंने पूछा, कहाँ गई थी? आज पानी नहीं है, बर्तन कैसे मंजेंगे? क्यों, पानी को क्या हुआ? रोज ही होता है, कभी वक्त पर तो आता नहीं। आज शाम को 7 बजे आएगा, तब बर्तन मंजेंगे। चलो, तुम्हें 7 बजे तक छुट्टी हुई। कहते हुए मैं मन ही मन सोचने लगा, अब इसे रात के 11 बजे तक का काम करना पड़ेगा। छुट्टी क्या खाक हुई? यही उसने कहा। मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, पर मेरी सहायता टीटी ने की। एकाएक फिर रोने लगा और मालती के पास जाने की चेष्टा करने लगा। मैंने उसे दे दिया। थोड़ी देर फिर मौन रहा। मैंने जेब से अपनी नोटबुक निकाली और पिछले दिनों के लिखे हुए नोट देखने लगा। तब मालती को याद आया कि उसने मेरे आने का कारण तो पूछा ही नहीं, और बोली, यहाँ आए कैसे? मैंने कहा ही तो, अच्छा अब याद आया, तुमसे मिलने आया था, और क्या करने? तो 1 दिन रहोगे ना? नहीं, कल चला जाऊंगा, जाना जरूरी है। मालती कुछ नहीं बोली, कुछ खिन्न सी हो गई। मैं फिर नोटबुक की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे भी ध्यान हुआ, मैं आया तो हूँ मालती से मिलने, किंतु यहाँ वह बात करने को बैठी है और मैं पढ़ रहा हूँ। पर बात भी क्या की जाए? मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया गिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी वश में कर रही है। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ, जैसे या घर, जैसे मालती। मैंने पूछा, तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? मैंने चारों ओर देखने लगा कि कहीं कोई किताबें दिख पड़े। यहाँ कहकर मालती थोड़ा सा हंसी। वह हंसी कह रही थी, यहाँ पढ़ने को है क्या? मैंने कहा, अच्छा, मैं वापस जाकर कुछ कुछ पुस्तकें भेजूंगा। और वार्तालाप फिर समाप्त हो गया। थोड़ी देर बाद मालती ने फिर पूछा, आए कैसे हो? लॉरी में? पैदल? इतनी दूर बड़ी हिम्मत की? आखिर तुमसे मिलने आया हूं। ऐसे ही आए हो? नहीं, कूली पीछे आ रहा है सामान लेकर। मैंने सोचा बिस्तरा ले ही चलूं। अच्छा किया, यहां तो बस। कहती मालती चुप रह गई। फिर बोली, तुम थके होगे, लेट जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं थका, रहने भी दो। थके नहीं, भला थके हैं। और तुम क्या करोगे? मैं बर्तन मांज रखती हूँ, पानी आएगा तो धुल जाएंगे। मैंने कहा, वाह, क्योंकि और कोई बात मुझे सूझी ही नहीं। थोड़ी देर में मालती उठी और चली गई टीटी के साथ लेकर। तब मैं भी लेट गया और छत की ओर देखने लगा। मेरे विचारों के साथ आंगन से आती हुई बर्तनों की घिसने की खन खन ध्वनि मिलकर एक स्वर उत्पन्न करने लगी, जिसके कारण मेरे अंग धीरे धीरे ढीले पड़ने लगे और मैं ऊँगने लगा। एकाएक वह स्वर टूट गया, मौन हो गया। इससे मेरी तंद्रा भी टूटी। मैं उस मौन में सुनने लगा। 4 खड़के रहे थे और इसी का पहला घंटा सुनकर मालती रुक गई। वही 3 बजने वाली बात मैंने फिर देखी, अब की बार उग्र रूप में। मैंने सुना मालती एक बिल्कुल अनैच्छिक, अनुभूतिहीन, नीरस, यंत्रवत, वह भी थके हुए यंत्र के स्वर में कह रही है, 4 बज गए। मानो इस अनैच्छिक समय को गिनने में ही उसका मशीन तुल्य जीवन बीतता हो। वैसे ही जैसे मोटर की स्पीडोमीटर यंत्रवत फासला नापता जा रहा है और यंत्रवत विश्रांत स्वर में कहता है, किससे कि मैंने अपने अमित शून्य पथ का इतना अंश तैयार कर लिया, न जाने कब कैसे मुझे नींद आ गई। तब 6 कभी के बज चुके थे जब किसी के आने की आहट से मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि महेश्वर लौट आए हैं और उनके साथ ही बिस्तर लिए हुए मेरा कुली। मैं मुंह धोने को
पानी मांगने को ही था कि मुझे याद आया पानी नहीं होगा। मैंने हाथों से मुंह पहुँचते पहुँचते महेश्वर से पूछा, आपने बड़ी देर की? उन्होंने किंचित ग्लानि भरे स्वर में कहा, हाँ, आज वह गैंग्रीन का ऑपरेशन करना ही पड़ा। एक कराया हूँ, दूसरे को एम्बुलेंस में बड़े अस्पताल भिजवा दिया है। मैंने पूछा, गैंग्रीन कैसे हो गया? एक कांटा चुभा था, उसी से हो गया। बड़े लापरवाह लोग होते हैं यहाँ के। मैंने पूछा, यहाँ आपको केस अच्छे मिल जाते हैं? आय के लिहाज से नहीं, डॉक्टरी के अभ्यास के लिए। बोले, हाँ, मिल ही जाते हैं। यही गैंग्रीन हर दूसरे चौथे दिन एक केस आ जाता है। नीचे बड़े अस्पतालों में भी। मालती आंगन से ही सुन रही थी, अब आ गई। बोली, हाँ, केस बनाते देर क्या लगती है? कांटा चुभा था, इस बार टांग काटनी पड़े, यह भी कोई डॉक्टरी है? हर दूसरे दिन किसी की टांग, किसी की बाह काट आते हैं। इसी का नाम है अच्छा अभ्यास। महेश्वर हंसे बोले, न काटे तो उसकी जान गंवाएं। हाँ, पहले तो दुनिया में कांटे ही नहीं होते होंगे। आज तक तो सुना नहीं था कि कांटों के चुभने से मर जाते हैं। महेश्वर ने उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा दिए। मालती मेरी ओर देखकर बोली, ऐसे ही होते हैं डॉक्टर, सरकारी अस्पताल में है ना, क्या परवाह है? मैं तो रोज ही ऐसी बातें सुनती हूँ। अब कोई मर मुर जाए तो ख्याल ही नहीं होता। पहले तो रात रात भर नींद ही नहीं आ करती थी। तभी आंगन में खुले हुए नल ने कहा, टिप 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 टिप। मालती ने कहा, पानी, और उठकर चली गई। खनखनाहट से हमने जाना, बर्तन धोए जाने लगे हैं। टीटी महेश्वर की टांगों के सहारे खड़ा मेरी ओर देख रहा था। अब एकाएक उन्हें छोड़कर मालती की ओर खिसकता हुआ चला। महेश्वर ने कहा, उधर मत जा, और उसे गोद में उठा लिया। वह मचलने और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। महेश्वर बोले, अब रो रो कर सो जाएगा, तभी घर में चैन होगी। मैंने पूछा, आप लोग भीतर ही सोते हैं? गर्मी तो बहुत होती है। होने को तो मच्छर भी बहुत होते हैं, पर यह लोहे के पलंग उठाकर बाहर कौन ले जाए? अब के नीचे आ जाएंगे तो चारपाइयां ले जाएंगे। फिर कुछ रुक कर बोले, आज तो बाहर ही सोएंगे, आपको आने का इतना लाभ ही होगा। टिटी अभी तक रोता ही जा रहा था। महेश्वर ने उसे एक पलंग पर बिठा दिया और पलंग बाहर खींचने लगे। मैंने कहा, मैं मदद करता हूँ, और दूसरी ओर से पलंग उठाकर निकलवा दिए। अब हम तीनों, महेश्वर, टीटी और मैं, दो पलंगों पर बैठ गए और वार्तालाप के लिए उपयुक्त विषय न पाकर उस कमी को छुपाने के लिए टीटी से खेलने लगे। बाहर आकर वह कुछ चुप हो गया था, किंतु बीच बीच में जैसे एकाएक कोई भूला हुआ कर्तव्य याद करके रो उठता, या फिर एकदम चुप हो जाता। और कभी कभी हम हंस पड़ते थे, या महेश्वर उसके बारे में कुछ बात कह देते थे। मालती बर्तन धो चुकी थी। जब वह उन्हें लेकर आंगन के एक ओर से रसोई के छप्पर की ओर चली, तब महेश्वर ने कहा, थोड़े से आम लाया हूं, वह भी धो लेना। कहाँ है? अंगीठी पर रखे हैं, कागज में लिपटे हुए। मालती ने भीतर जाकर आम उठाए और अपने आंचल में डाल दिए। जिस कागज में वे लिपटे हुए थे, वह किसी पुराने अखबार का टुकड़ा था। मालती चलती चलती संध्या के उस क्षण प्रकाश में उसी को पढ़ती जा रही थी। वह नल के पास जाकर खड़ी उसे पढ़ती रही। जब दोनों ओर पढ़ चुकी, तब एक लंबी सांस लेकर उसे फेंक कर आम धोने लगी। मुझे एकाएक याद आया, बहुत दिनों की बात थी, जब हम भी स्कूल में भर्ती हुए ही थे। जब हमारा सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी विजय थी हाजिरी हो चुकने के बाद चोरी से क्लास से निकल भागना, और स्कूल से कुछ दूरी पर आम के बगीचों में पेड़ों पर चढ़कर कच्ची अमियाँ तोड़ तोड़ खाना। मुझे याद आया, कभी जब मैं भाग जाता आता और मालती नहीं आ पाती थी, तब मैं भी खिन्न मन लौट आया करता था। मालती कुछ नहीं पढ़ती थी। उसके माता तंग थे। एक दिन उसके पिता ने उसे एक पुस्तक लाकर दी और कहा कि इसके 20 पेज रोज पढ़ा करो। हफ्ते भर में मैं देखूं कि इससे समाप्त कर चुकी हो, नहीं तो मार मार कर चमड़ी उधेड़ दूंगा। मालती ने चुपचाप किताब ले ली, पर क्या उसने पढ़ी? वह नित्य ही उसके 10 पन्ने 20 पेज फाड़ कर फेंक देती, अपने खेल में किसी भांति फर्क न पड़ने देती। जब 8वें दिन उसके पिता ने पूछा, किताब समाप्त कर ली? तो उत्तर दिया, हाँ कर ली। पिता ने कहा, लाओ मैं प्रश्न पूछूंगा। तो चुप्पी खड़ी रही। पिता ने कहा तो उद्धत स्वर में बोली, किताब मैंने फाड़कर फेंक दी है, मैं नहीं पढ़ूंगी। उसके बाद वह बहुत पिटी, पर वह बात अलग है। इस समय मैं यही सोच रहा था कि वह उद्धत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत, और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। यह क्या? यह तभी महेश्वर ने पूछा, रोटी कब बनेगी? बस अभी बनाती हूँ। पर अब की बार जब मालती रसोई की ओर चली, तब टीटी का कर्तव्य भावना बहुत विस्तीर्ण हो गई। वह मालती की ओर हाथ बढ़ाकर रोने लगा और नहीं माना। मालती उसे भी गोद में लेकर चली गई। रसोई में बैठकर एक हाथ से उसे तपकने और दूसरे से कई छोटे बड़े डिब्बे उठाकर अपने सामने रखने लगी। और हम दोनों चुपचाप रात्रि की और भोजन की, एक दूसरे के कुछ कहने की और न जाने किस किस न्यूनता की पूर्ति की प्रतीक्षा करने लगे। हम भोजन कर चुके थे और बिस्तरों पर लेट गए थे, और टीटी सो गया था। मालती पलंग के एक ओर मोमजामा बिछाकर उसे उस पर लिटा गई थी। वह सो गया था, पर नींद में कभी कभी चौंक उठता था। एक बार तो उठकर बैठ भी गया, पर तुरंत ही लेट गया। मैंने महेश्वर से पूछा, आप तो थके होंगे, सो जाइए। वह बोले, थके तो आप अधिक होंगे, 18 मील पैदल चलकर आए। किंतु उनके स्वर ने मानो जोड़ दिया, थका तो मैं भी हूं। मैं चुप रहा। थोड़ी देर में किसी अपर संज्ञा ने मुझे बताया वह ऊँग रहे हैं। तब लगभग 10:30 बजे थे। मालती भोजन कर रही थी। मैं थोड़ी देर मालती की ओर देखता रहा। वह किसी विचार में, यद्यपि बहुत गहरे विचार में नहीं, लीन हुई धीरे धीरे खाना खा रही थी। फिर मैं इधर उधर खिसक कर, पर आराम से होकर आकाश की ओर देखने लगा। पूर्णिमा थी, आकाश अनभ्र था।
मैंने देखा उस सरकारी क्वार्टर में दिन में अत्यंत शुष्क और नीरस लगने वाली स्लेट की छत भी चांदनी में चमक रही है। अत्यंत शीतलता और स्निग्धता से छलक रही है, मानो चंद्रिका उन पर से बहती हुई आ रही हो, झर रही हो। मैंने देखा पवन में चीड़ के वृक्ष गर्मी से सूखकर मटपैले हुए चीड़ के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हों, कोई राग जो कोमल है किंतु करुण नहीं, अशांतिमय है किंतु उद्वेगमय नहीं। मैंने देखा प्रकाश से धुंधले नीले आकाश के तट पर जो चमगादड़ नीरव उड़ान से चक्कर काट रहे हैं, वे भी सुंदर दिखते हैं। मैंने देखा दिन भर की तपन, अशांति, थकान, दाह पहाड़ों में से भाप से उठकर वातावरण में खोए जा रहे हैं, जिसे ग्रहण करने के लिए पर्वत शिशुओं ने अपनी चीड़ वृक्ष रूपी भुजाएं आकाश की ओर बढ़ा रखी हैं। पर यह सब मैंने ही देखा, अकेले मैंने। महेश्वर ऊँग रहे थे और मालती उस समय भोजन से निवृत्त होकर दही जमाने के लिए मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से धो रही थी और कह रही थी अभी छुट्टी हुई जाती है, और मेरे कहने पर ही कि 11 बजने वाले हैं धीरे से सिर हिलाकर जता रही थी कि रोज ही तो इतने बजते हैं। मालती ने वह सब कुछ नहीं देखा। मालती का जीवन अपनी रोज की नियति गति से बहा जा रहा था और एक चंद्रमा की चंद्रिका के लिए, एक संसार के लिए रुकने को तैयार नहीं था। चांदनी में शिशु कैसा लगता है, इस अलस जिज्ञासा से मैंने टीटी की ओर देखा और वह एकाएक मानो किसी शैशवोचित वामत्ता से उठा और खिसक कर पलंग से नीचे गिर पड़ा और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। महेश्वर ने चौंक कर कहा, क्या हुआ? मैं झपट कर उसे उठाने दौड़ा। मालती रसोई से बाहर निकल आई। मैंने उस खट शब्द को याद करके धीरे से करुण भरे स्वर में कहा, चोट बहुत लग गई बेचारे को। यह सब मानो एक ही क्षण में, एक ही क्रिया की गति में हो गया। मालती ने रोते हुए शिशु को मुझसे लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, इसकी चोटें लगती ही रहती हैं, रोज ही गिर पड़ता है। एक छोटे क्षण भर के लिए मैं स्तब्ध हो गया। फिर एकाएक मेरे मन में, मेरे समूचे अस्तित्व ने विद्रोह स्वर में कहा, मेरे मन न भीतर ही बाहर एक शब्द भी नहीं निकला। माँ, युवती माँ, ये तुम्हारे हृदय को हो क्या गया है जो तुम अपने एकमात्र बच्चे के गिरने पर ऐसी बात कह सकती हो, और यह अभी जब तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे आगे है। और तब एकाएक मैंने जाना कि वह भावना मिथ्या नहीं है। मैंने देखा कि सचमुच उस कुटुंब में कोई गहरी भयंकर छाया घर कर गई है। उसके जीवन की इस पहले ही यौवन में घुन की तरह लग गई है। उसका इतना अभिन्न अंग हो गई है कि वे उसे पहचानते ही नहीं, उसी की परिधि में घिरे हुए चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मैंने उस छाया को देख भी लिया। इतनी देर में पूर्ववत शांति हो गई थी। महेश्वर फिर लेटकर ऊँग रहे थे। टीटी मालती के लेटे हुए शरीर से चिपट चुप हो गया था। यद्यपि कभी एक आध सिसकी उसके छोटे से शरीर को हिला देती थी। मैं भी अनुभव करने लगा था कि बिस्तर अच्छा सा लग रहा है। मालती चुपचाप ऊपर आकाश में देख रही थी, किंतु क्या चंद्रिका को या तारों को। तभी 11 का घंटा बजा। मैंने अपनी भारी हो रही पलकें उठाकर अकस्मात किसी अस्पष्ट प्रतीक्षा से मालती की ओर देखा। 11 के पहले घंटे की खड़कन के साथ ही मालती की छाती एकाएक फफोले की भांति उठी और धीरे धीरे बैठने लगी, और घंटा ध्वनि के कंपन के साथ ही मूक हो जाने वाली आवाज में उसने कहा, 11 बज गए। और इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। तो इतनी सी थी ये कहानी। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगली सेशन में हम एक नई कहानी को लेकर के आएंगे। तो तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।